वेलकम बैक। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री धाम और इसमें अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज है अपना लेक्चर नंबर 3। इससे पहले लेक्चर फर्स्ट और सेकंड हो चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में आपको मिलेगा बेसिक, तो पहले आप बेसिक देखिएगा और उसके बाद शुरू कर रहे हैं अपन, इसको आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 और आज की शुरुआत करते हैं अपन कि भाई विद्युत प्रवाह के आधार पर, विद्युत प्रवाह के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार। पहला चालक या कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर या अर्धचालक, और तीसरा कुचालक या अचालक। ये कुल होते हैं 3 प्रकार के। देखते हैं। सबसे पहली चीज कुचालक, वो जिनमें विद्युत का प्रवाह संभव नहीं है। जैसे अपन बात करें इसकी प्लास्टिक की है, प्लास्टिक है या कांच है, इनमें विद्युत का चालन संभव नहीं है। अर्धचालक, अर्धचालक वो होते हैं, यहां पर ये दोनों के दोनों आपको चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो अध्याय नंबर 3 है वो वाला पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं, यानी अध्याय फर्स्ट में है सॉलिड स्टेट, उसमें ये सारा का सारा डीपली दिया हुआ, लेकिन अभी अपन इनका केवल आउटलाइन देख रहे हैं। बाकी अपने को चालक पढ़ना है अभी इस हाल फिलहाल। तो अर्धचालक वो होते हैं जो सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या है, ये विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ा देते हैं ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, तो ये कहलाते हैं अर्धचालक। ये फिर डोपिंग है, एन और पी टाइप के अर्धचालक होते हैं, ये उसके अंदर अपन पढ़ते हैं, जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इनके ये एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट लेते हैं अपन चालक। चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह संभव होता है, उन्हें अपन चालक कहते हैं। ठीक है। अब विद्युत का प्रवाह होने के तरीके, विद्युत का प्रवाह जो है वह 2 प्रकार से होता है। विद्युत का प्रवाह कितने प्रकार से बता रहा हूं? 2 प्रकार से। एक तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा और एक आयंस के द्वारा। विद्युत का प्रवाह के मैंने कितने प्रकार बताए हैं? 2। एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है, दूसरी आयंस के द्वारा। यदि इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत प्रवाहित हो रही है तो इसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालकता। ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक चालक बोल देते हैं। जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक, और जिनमें आयंस के द्वारा होती है उन्हें अपन कहते हैं आयनिक चालक। क्लियर हो रही है बात? अब देखिए, आयनिक चालक का एक और नाम है विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक। और इसका सेकंड नाम लें तो इसको अपन बोलते हैं धात्विक चालक। एक एक चीज समझाने वाला हूं। धात्विक चालक, देखिए मोस्टली क्या है, धातुओं का सबसे अच्छा गुण क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु की मोस्ट पहचान यही होती है। द मोस्ट पहचान ये है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके पॉजिटिव आयन में खुद कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चालकता प्रदर्शित की जा रही है वो सबसे बड़ा गुण किनका? धातुओं का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो चालकता प्रदर्शित की जा रही है, यानी वो धातुओं के द्वारा की जा रही है, तो इसे धात्विक चालकता भी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक चालकता भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? इस चैप्टर में अपने को इसको कोई गहरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अपना क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में और केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे अपन। इसका मतलब अपने को केमिकल से मतलब है। तो यहां पर अभी इस धात्विक चालकता को छोड़ते हैं। बाकी एग्जांपल यदि अपन लेना चाहे तो आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, एयूरोम है, तो खूब सारे धातु हैं। जितने भी धातु हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? विद्युत के सुचालक हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आराम से त्याग कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? विद्युत धारा। भाई इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या कहला रहा है? विद्युत धारा या विद्युत के चालक कहला रहे हैं अपन। दूसरा अपन बात कर रहे हैं, दूसरे चालक कौन से होते हैं? जिनमें आयंस के द्वारा विद्युत का चालन होता है। अब आयंस के द्वारा किन में होता है? विद्युत अपघटनी। इसका मतलब आयंस के द्वारा, यानी तात्पर्य ये रहा कि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। क्लियर हो रही है बात? यानी जिसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है उन्हें अपन कह रहे हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किन्हें कह रहे हैं? जिसमें भी
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है या आयन है, जो भी आयनिक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जिस भी पदार्थ में मौजूद हैं, उन्हें अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। दूसरा इसके नाम से ही समझिए, देखिए विद्युत अपघट्य यानी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर ये अपने अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, इसलिए अपने इनको क्या करें, विद्युत अपघट्य करें। क्लियर है? इसका मतलब वे पदार्थ जो अपने आयनों में वियोजित ना होंगे वो क्या कहलाएंगे, विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अनअपघट्य वे पदार्थ जो अपने आयनों में वियोजित नहीं होते वो कहलाते हैं विद्युत अनअपघट्य के नाम से। जैसे अपन बात करें शर्करा की, ठीक है, तो इस प्रकार के ये पदार्थ क्या कहला रहे हैं, विद्युत अनअपघट्य, यानी इनमें धारा का चालन संभव नहीं है। तो विद्युत अपघट्य को मैं दो प्रकार से बता रहा हूं, वे पदार्थ, वे आयनिक पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन संभव है, ठीक है, या फिर विद्युत प्रवाहित कराने पर वो अपने आयनों में टूट जाता है, तो उन्हें कहते हैं अपन विद्युत अपघट्य। और जो अपने आयनों में वियोजित नहीं होता उसे कहते हैं विद्युत अनअपघट्य। आगे देखते हैं इसको। तो विद्युत अपघट्य की बात हो रही है यहां पर, इसका मतलब विद्युत अपघट्य में क्या रहेंगे, धनायन और ऋणायन रहेंगे। क्लियर हो रही है बात? ये विद्युत अपघट्य में धनायन और ऋणायन की वजह से विद्युत का चालन होता है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इनमें विद्युत का चालन कैसे होता है, उसके बाद इसको, इसी को पढ़ना अपने को, तो आगे विद्युत अपघट्य को ही मैं कह रहा हूं यहां पर विद्युत अपघट्य क्या होंगे, ये विद्युत प्रवाहित कराने पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में वियोजित हो जाएंगे, या फिर सामान्य नॉर्मल स्टेट में भी जब इसमें ये द्रवित अवस्था में रहेंगे या इनमें पानी मिलाया जाएगा, उस स्थिति में ये अपने आयनों में वियोजित रहते हैं और विद्युत का चालन कर सकते हैं। इसका मतलब विद्युत अपघट्य की सीधी सीधी बात कहें तो क्या होगा, जो अपने आयनों में वियोजित हो सकता है उसे कहते हैं अपन विद्युत अपघट्य। तो यहां मैंने लिया, मान लीजिए ये कंटेनर लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं और यहां बाहर इसका संबंध कर दिया मैंने बैटरी से। ये पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इसे अपन एनोड कह रहे हैं और नेगेटिव वाला कैथोड कहला रहा है। इसके अंदर अपन ने क्या लिया है, NaCl लिया है, और NaCl किस फॉर्म में है, मोल्टन स्टेट में, यानी अपने इसको ताप देकर के द्रवित किया है, वैसे पानी वगैरह नहीं मिलाया है। तो NaCl मोल्टन स्टेट में, तो यहाँ Na पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है। ये नेगेटिव आयन, अब देखिए विद्युत धारा कब बहेगी, विद्युत धारा तब बहेगी जब सर्किट कंप्लीट होगा। यदि मैं इस NaCl इसमें सॉलिड डालूं, ठोस रूप में डालूं, तो ठोस रूप में सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पैक होते हैं, बिल्कुल पैकिंग व्यवस्था होती है। पैकिंग व्यवस्था अलग अलग ना होने के कारण अपन इसको कहेंगे कि भाई ये टोटल का टोटल क्या रह गया, इसमें विद्युत का चालन संभव नहीं है। क्लियर है बात? यदि अपन इसको मोल्टन स्टेट में लेके आ जाते हैं तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने से क्या होगा, नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ गमन कर जाएंगे, पॉजिटिव आयन है वो कैथोड पे जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे। यही रहेगा बात। इसका मतलब सर्किट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यदि सॉलिड है तो आयन नहीं बनने की वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं होता, आयन ना बनने की वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं होता। और यदि लिक्विड फॉर्म में आ गया है, मोल्टन स्टेट में है, तो ये आयन मूव होंगे और मूव होने की वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, विद्युत का चालन हो जाएगा। तो इससे अपन कह रहे हैं कि भाई ये हो गया विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य भी आगे देखते हैं। ये विद्युत अपघट्य भी होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। विद्युत अपघट्य फिर आगे इलेक्ट्रोलाइट्स को अपन 2 भागों में क्लासिफाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसोसिएशन कैपेसिटी, यानी इनकी जो वियोजन की सामर्थ्य है, वियोजन के आधार पर विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब इनके बांटने का आधार क्या रहा, मैंने यहां लिखा है वियोजन के आधार पर। यानी वियोजन क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, इनमें सीधी सीधी बात है। यदि ये आसानी से वियोजित हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बिल्कुल एक दूसरे से तुरंत फ्री हो जाते हैं, और यानी मैं यूं कहूं कि लगभग पूर्णतः वियोजन यदि इनका होता हो, पूर्णतः वियोजन यदि हो रहा हो, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स।
और यदि आंशिक ही वियोजन होता हो, पूर्ण वियोजन ना होता हो, तो अपन उन्हें कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है बात? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या रहेगा? पूर्णतः वियोजन, पूर्ण वियोजन हो जाएगा इनका, ठीक है, और इनका आंशिक वियोजन होगा। पूर्ण वियोजन का मतलब, अब देखिए मान लीजिए मैंने NaCl लिया, 100 ग्राम लिया, जब इसे मोल्टन स्टेट में लाए या फिर इसमें पानी मिलाए तो यह अपने आयनों में टूटेगा, Na+Cl-। ये आयन मान लो यहां 100 ग्राम लिया और 99% क्या हुआ? आयनों में वियोजित हो गया, तो अपन इसको क्या मान लेते हैं कि क्या हुआ? पूर्ण वियोजन हो गया इसका। क्लियर है बात? यदि अपन यहां ले एसिटिक एसिड जो वीक टाइप का होता है, यह वियोजित किसमें होगा? CH3COO- और H पॉजिटिव में, यही है। अब ये वियोजन जो है ये आंशिक वियोजन होता है। मान लीजिए यहां पर इसकी मात्रा 100 मोल ली है, ठीक है, 100 ml ली, 100 ml लिया इसमें, और 100 ml से मान लीजिए इसका जो डिसोसिएशन हुआ वो मान लीजिए 10 ml हुआ, इसका मतलब आंशिक वियोजन हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया दुर्बल और ये हो गया प्रबल इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो रही है बात? तो प्रबल इलेक्ट्रोलाइट्स या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अपन किसे कह रहे हैं? जिनका लगभग पूर्णतः वियोजन हो जाता है, या वो इलेक्ट्रोलाइट जो पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जिनका आंशिक वियोजन होता है या पूर्ण वियोजन संभव नहीं होता है जिनका, वो कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आगे देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल, ये किस प्रकार से क्या होते हैं। तो पहला लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ये बनते हैं, देखिए किससे? या तो होगा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, या होगा स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के बाद में होगा कोई साल्ट। तो साल्ट किस किस से बने हो सकते हैं? साल्ट में कम से कम एक स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, या तो अपन ने यूं कर लिया, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड लें और वीक बेस कर लें, या फिर वीक एसिड लें और स्ट्रॉन्ग बेस कर लें। क्लियर होगी बात? इन पांच के अलावा और कोई तरीका अपने पास नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने का। स्ट्रॉन्ग एसिड की अपन बात करें, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये क्या होंगे? तुरंत अपने आयनों में वियोजित हो जाएंगे भाई, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल की बात करें अपन, NaOH है, KOH है, तो Na पॉजिटिव हो गया, OH नेगेटिव, यहाँ K पॉजिटिव, OH नेगेटिव, आयनों में वियोजन हो गया। नेक्स्ट है अपन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब मैंने लिया ये NaOH प्लस HCl, दोनों स्ट्रॉन्ग लिए, H2O यहां से हट गया भाई, अम्ल क्षार अभिक्रिया हो गई, जिसे अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल क्षारों की अभिक्रिया से क्या बना? लवण और जल बना, तो ये बन गया NaCl। तो NaCl किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट्स है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस H2O। क्लियर हो गया बात? या फिर अपन किससे बना सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो, ये है। तो अपन ने लिया, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया ये HCl और वीक बेस ले लिया NH4OH, क्या बन गया? सोल्ट बन गया आपका NH4Cl प्लस H2O, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जल तो बन ही रहा। या फिर वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो वीक एसिड का मैंने कहा CH3COOH, एसिटिक एसिड वीक होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में ले लिया आपने NaOH, तो यहां से H2 हट गया और क्या बन गया अपने पास? सोडियम एसिटेट। क्लियर है? तो ये तो रहे अपने उन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं, फटाफट आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इनको नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर इसके बाद लेते हैं अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल। वीक में लीजिए, वीक के लिए अपने पास अब क्या है? मैंने स्ट्रॉन्ग का क्या कहा था? चाहे अम्ल स्ट्रॉन्ग हो, चाहे क्षार स्ट्रॉन्ग हो, या चाहे एसिड स्ट्रॉन्ग हो, चाहे बेस स्ट्रॉन्ग हो, या दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हो, एक कम से कम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वीक में एक भी स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसका मतलब। तो वीक एसिड हो सकता है, वीक बेस हो सकता है, या फिर वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट हो सकता है।
ठीक है, तो वीक एसिड का एग्जांपल तो मैं बार बार बता ही रहा हूं आपको, कार्बोनिक भी, बोरिक भी। तो ये हो गया वीक एसिड के। वीक बेस की अपन बात करें NH4OH, एग्जांपल लिया अपन ने। वीक एसिड वीक बेस, ये लो साहब, इन दोनों को मिला दो ना, तो CH3COOH प्लस NH4OH, ये H2 यहां से हट गया और बन गया आपके पास CH3COONH4। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर ये रहा अपना अभी का, ये रहा अभी अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो लीजिए आगे देखते हैं अपन। तो अपन ने इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ लिए हैं और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया अपना, और मेटेलिक कंडक्टेंस हो गया और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हो गया। अब इन दोनों में एक बार अपन डिफरेंस देख लेते हैं। एक तरफ लिखा अपन ने मेटेलिक कंडक्टेंस या धात्विक चालकता, और दूसरी तरफ अपन ने लिखा है आयनिक कंडक्टेंस या फिर विद्युत अपघटनी या इलेक्ट्रोलाइटिक। अब देखिए यहां पर नाम क्या रहा है, पहले अपन कॉमनली इनको चालकता ही बोलते थे, लेकिन आजकल यूपीएससी ने क्या किया, चालकता की जगह पर जो पुराना टर्म चल रहा था चालकता की जगह पर इसको नया नाम दे दिया है चालकत्व। ठीक है, चालकता की जगह क्या लिख रहे हैं अपन, चालकत्व। और चालकता नाम किसको दिया है, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, जो विशिष्ट चालकत्व है, उसको अपन क्या करें, चालकता करें। तो ध्यान देना, अब अपन इसको चालकता को चालकता ना बोल करके क्या बोलने वाले हैं, चालकत्व बोलने वाले हैं। क्लियर है बात? कंडक्टेंस नो की कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी किसका नाम है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, यानी विशिष्ट जो चालकत्व है उसको अपन चालकता कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब आप टर्म थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे इसका, यूपीएससी ने मॉडिफिकेशन कर दिया है इसका। तो चालकता की जगह अपने को क्या बोलना है, अभी चालकत्व बोलना है। तो यहां रह गया ये धात्विक चालकत्व और ये हो गया विद्युत अपघटनी चालकत्व। चालकता किसका नाम है, विशिष्ट चालकत्व को ही चालकता कह रहे हैं। तो धात्विक चालकता भाई सबसे पहला एक अंतर क्या आता है दोनों में निकल करके, इसमें विद्युत का चालन किससे होता है, थ्रू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह से, और इसमें विद्युत का चालन किसमें होता है, थ्रू द फ्लो ऑफ आयंस, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों के बहने से विद्युत का चालन होता है और इसमें आयनों के प्रवाह से इलेक्ट्रॉन का चालन होता है, विद्युत का चालन होता है। सेकंड एग्जांपल देखिएगा। सेकंड एग्जांपल में क्या है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इसका मतलब पदार्थ की रासायनिक प्रवृत्ति नहीं बदल रही, तो नो चेंज इन केमिकल स्टेट, नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी पदार्थ की जो रासायनिक प्रकृति है वो चेंज नहीं हो रही धात्विक चालकत्व में। और आयनिक चालकत्व में क्या रहेगा, रासायनिक प्रकृति चेंज होगी, बदलती है। यहां पर रासायनिक प्रवृत्ति बदलती है, प्रकृति बदलती है। क्यों बदलती है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, और वो आयन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। भाई पहले NaCl था और अभी ये तो टूट गया, वियोजित हो गया, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कहां गए, ये चला गया कैथोड के ऊपर और ये चला गया एनोड के ऊपर, वहां जाकर के जमा हो गए। इसका मतलब यहां कैथोड के ऊपर सोडियम प्राप्त हो रहा है, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही, तो कंपोजिशन ही पूरा चेंज हो गया। NaCl तो पूरा का पूरा बदल गया। तो यहां पर इसमें क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। क्लियर होगी बात? नंबर 3, यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज आ रही है, इसमें जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है तो केवल इलेक्ट्रॉन चल रहे, रासायनिक पदार्थ नहीं चल रहा। यहां रासायनिक पदार्थ सेम का सेम पड़ा हुआ है अपनी जगह पर। ठीक है, यानी नो मोशन इन केमिकल, नो मोशन इन केमिकल्स। ये हो गया ना, अपन कहें कि भाई रासायनिक पदार्थ जो भी है, आयरन है, लोहा है, वह वैसा का वैसा है। यहां पर क्या है, मोशन इन केमिकल्स, यानी जो केमिकल है उसमें मोशन होता है, यानी आयन से वो गति करते हैं। क्लियर होगी बात? नंबर 4 की अपन बात करें और सबसे महत्वपूर्ण आ रही है यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रहता है, देखिए तापमान इसको कैसे प्रभावित करता है। बेसिकली अपन देखते हैं कि भाई तापमान बढ़ाने पे चालकत्व है वो बढ़ जाता है, लेकिन यहां विशेष ध्यान देने वाली बात है, जो मेटेलिक कंडक्टेंस है उस पे ताप बढ़ाने पे क्या रहेगा, ताप बढ़ाने पर चालकत्व घटेगा,
ध्यान दें, मेटालिक कंडक्टेंस पे ताप का प्रभाव क्या रहता है, ताप बढ़ाएंगे तो चालकत्व का मान घट जाएगा। कारण क्या है, कारण ये रहा, सीधा सीधा बता रहा हूं मैं आपको कि भाई जैसे ही अपन ताप बढ़ाएंगे तो क्या रहेगा, दो चीजें होने वाली है। पहली चीज, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। भाई ताप बढ़ाने पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे फ्री हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगा, ताप बढ़ाने पे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वो ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो दौड़ लगाना शुरू करेंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। दो चीजें। तीसरी चीज, परमाणविक कंपन भी बढ़ जाएगा। परमाणविक कंपन क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना इस तरफ संकेत करता है कि भाई चालकत्व बढ़े, लेकिन परमाणविक कंपन बढ़ जाना और उनकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने और परमाणविक कंपन के बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, वहां पर प्रतिरोध बढ़ जाता है और प्रतिरोध बढ़ने से चालकत्व घट जाता है। क्लियर हो गई बात। पहली चीज तो ये रही इसमें। अब लेते हैं वैद्युत अपघटनी में। वैद्युत अपघटनी में क्या रहता है, जो ऑपोजिट आयंस है, इन ऑपोजिट आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, जिसे अपन आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो आयनिक बंध एक्चुअल में कोई बंध नहीं है, केवल एक अट्रैक्शन फोर्स है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स में जैसे ही अपन इसको गर्म करेंगे तो ये आयंस क्या है, आयंस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, और ये आयंस ऊर्जा ग्रहण करके मूव हो जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं, गति करने लग जाते हैं, और गति करने की वजह से इनकी चालकता बढ़ जाती है। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ही इनकी चालकता बढ़ती चली जाती है। तो विद्युत अपघटनी चालकत्व में क्या रहेगा, ताप बढ़ाने पर इनका चालकत्व बढ़ता है, और धात्विक में क्या रहेगा, ताप बढ़ाने पर इनका चालकत्व घटता है। लीजिए आगे देखते हैं, कुछ एक फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी विद्युत अपघटनियों की चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कुछ एक कारक मैंने यहां लिखे हैं, उनका एक एक का अध्ययन करते हैं अपन बारी बारी से। पहला है अंतर आयनिक आकर्षण बल। अपन किसको पढ़ रहे हैं, पहले तो माइंड में सेट करो, कंडक्टेंस को पढ़ रहे हैं, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स की। विद्युत अपघटनियों के चालकत्व को कौन कौन प्रभावित करेगा, तो पहली चीज तो कौन होगी, खुद इलेक्ट्रोलाइट ही प्रभावित करेगा। क्लियर है, क्या कैसे प्रभावित करेगा, भाई इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जितना अधिक अट्रैक्शन फोर्स होगा तो इनके टूटने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। अपन क्या चाह रहे हैं, आयनन हो। आयनन कब होगा, जब इनके बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्स हो। यदि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है तो इसको तोड़ना आसान नहीं रहेगा। कैसे टूटते हैं, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की अपन बात करें, इसको अपन जल में डिजोल्व करें, ये रहा, तो ये सोडियम आयन और ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये ऑक्सीजन इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा। अब ये और हाइड्रोजन है, ये Cl के चारों तरफ ये रहेगा ना। अब यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां दो चीजें हो रही है, एक तो आयन आयन अट्रैक्शन फोर्स, ये रहा, इसको अपन बोल रहे हैं आयन आयन अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर होगी बात। दूसरा अट्रैक्शन फोर्स दिख रहा है, वो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है आयन और ये है विलायक, ये रहा ना। तो दूसरा अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच है, आयन और विलायक के बीच में, ये अब जिसका काम ज्यादा वही काम होने वाला है। कौन सा, यदि आयन आयन अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो यह टूटेगा नहीं, यानी आयनित नहीं होगा। और यदि आयन और विलायक के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ये ज्यादा हो गया, इसका मतलब सोडियम आयन इसमें घुल गया, यदि ये ज्यादा हो गया तो ये टूट जाएगा। ठीक है, तो आयन और विलायक अंतः क्रिया यदि अधिक होगी तो उस स्थिति में इसका वियोजन आसानी से हो जाता है। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें कौन सी अंतः क्रिया ज्यादा है, आयन और विलायक अंतः क्रिया ज्यादा है। और यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो उसमें आयन आयन अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, पहली चीज होगी। दूसरी चीज देखिएगा, यदि विलायक है, विलायक इन आयनों को अपने अंदर घोल ले तो जो ऊर्जा बाहर निकलेगी उसे अपन कहते हैं विलायकन ऊर्जा। किस नाम से जानते हैं, विलायकन ऊर्जा के नाम से। क्लियर होगी बात। अब यदि विलायक के रूप में जल लिया है अपने तो इसका नाम हो जाएगा जलयोजन ऊर्जा। विलायक की जगह अपन ने जल लिया, विलायक कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि विलायक मोस्टली क्या सार्वत्रिक विलायक है जल, तो विलायकों के रूप में यदि जल को लेते हैं तो इसकी जो ऊर्जा बाहर निकलेगी उसे अपन कह रहे हैं जलयोजन ऊर्जा। यदि विलायकन ऊर्जा का मान
विलायकन ऊर्जा का मान इस आयन आयन अट्रैक्शन फोर्स से अधिक हो, तब वह इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, आसानी से वियोजित हो जाएगा, घुल जाएगा। क्लियर है। और यदि विलायकन ऊर्जा का मान आयन आयन अट्रैक्शन फोर्स से कम हो तो वह वियोजित नहीं होगा, और उसे अपन दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अपन कहते हैं। क्लियर होगी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स के विपरीत आवेशों के बीच में यदि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो वह वियोजित नहीं होगा, और यदि आयन और जिसमें उसको घोल रहे हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया तो वह आसानी से घुल जाएगा। नंबर 2 लेते हैं, आयनों का विलायकन। अब देखिए साहब, आयन विलायकी तो हुए, आयन सेम ही है, पहला और दूसरा पॉइंट में विशेष अंतर नहीं है, बस एक छोटी सी बात का अंतर आएगा। अंतरायनिक आकर्षण बल मैंने बोला पहला, मतलब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, ठीक है, बॉन्ड तो बनाते नहीं है, ऑपोजिट चार्ज जो दिख रहे हैं वो अपने आप ही अट्रैक्शन फोर्स हो गए इनके बीच में, तो ये अंतरायनिक आकर्षण बल अधिक, तो ये किस टाइप का होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये अट्रैक्शन फोर्स कम तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बात कर रहे हैं आयनों का विलायकन, इस आयन को गोला आपने, ठीक है। अब घुलने के बाद क्या रहेगा भाई, इस आयन के चारों तरफ कौन रहेंगे, विलायक के कण रहेंगे, यही है ना। जैसे यदि मैं जल ही लूं तो ये रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ओ ये पार्शियली नेगेटिव होता है तो अट्रैक्शन फोर्स हो गया ना यहाँ पर, इसका मतलब है कि चारों तरफ क्या, जल के अणु बिखरे हुए रहेंगे, पहली चीज हो गया। अब यदि मैं कहूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, जैसा कि आपको लिथियम में देखने को मिलता है। लिथियम में क्या मिलता है, लिथियम का जब अपन जलयोजन करवाते हैं तो इसके चारों तरफ जल के अणुओं की एक परत बन जाती है, ठीक है। और यह अट्रैक्शन फोर्स इतना अधिक होता है कि एक परत के ऊपर दूसरी परत और चढ़ जाती है। भाई ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। अब साहब यहां जल के दूसरे अणुओं की परत और शुरू हो जाती है, तो कितनी परतें बन गई, 2 परतें बन गई ना, है कि नहीं। तो लिथियम आयन कितने परतें बना रहा है, 2, एक तो ये रही पहला वाला प्राथमिक, और ये एक जल का अणु और हो जाएंगे ना, चारों तरफ H2O जुड़ते चले जाएंगे इसके, यहां H2O है, H2O, ठीक है। तो लिथियम आयन ने कितनी जल की स्तर बना ली, 2 बना लिए। इसका मतलब हुआ क्या, मतलब ये हुआ कि लिथियम आयन आपने लिया, ये पूरा एक कंटेनर लिया और उसमें मान लो एनोड और कैथोड लगाए, तो लिथियम आयन किधर जाना चाहिए था, कैथोड की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन इसका आकार इतना बड़ा हो गया, वैसा हो गया, ये मोटा हो गया, अब ये चल नहीं पा रहा। किधर भाई, पॉजिटिव है तो किधर जाना है इसको, नेगेटिव की तरफ जाना है, कैथोड की तरफ। लेकिन इसका अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा था कि यहां पर इसने विलायक के अणुओं की एक परत के ऊपर दूसरी परत और चढ़ा ली, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा। भाई लिथियम आयन का अट्रैक्शन फोर्स ऑक्सीजन पे लगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर खिसके तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ गया। कैसे आया, फिर समझिए, लिथियम मैं कह रहा हूं पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होने की वजह से इसने क्या किया, पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन को अपनी ओर ज्यादा खींचा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा, तो हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से दूसरा जल का अणु का जो ऑक्सीजन है वो पार्शियली नेगेटिव है, वो भी इसके साथ में जुड़ गया। क्लियर हो गई, समझ गए बात को। तो इस वजह से क्या हुआ, लिथियम का आकार बहुत बड़ा हो गया, यानी आयन के ऊपर परत के ऊपर परत चढ़ गई, और ऐसा होने पर इसका आकार हो गया बहुत बड़ा, और आकार बड़ा हो जाने के कारण यह चल नहीं पा रहा। वही एक भाई बिल्ली है, उसने 900 चूहे खा लिए, अब वो चला नहीं जा रहा उससे, तो इसे कहां किधर जाना था, इधर इसको एनायन पे जाना था, कैथोड के ऊपर जाना था इसको, कैथोड पर ये जाए, इसके लिए वो चले तो सही, लेकिन इसमें बहुत बड़े आकार के कारण अब इसकी गति क्या होगी, मंद पड़ गई, फलस्वरूप चालकत्व घट जाता है। क्लियर होगी बात। नंबर 2 पॉइंट, चालकत्व क्या हो गया, घट जाएगा। कब, यदि आयनों का आकर्षण बहुत ज्यादा हो तो आयन के चारों तरफ विलायक की एक से अधिक परतें बन जाती हैं, इस स्थिति में इसका चालकत्व घट जाता है। नेक्स्ट लेते हैं पर विलायक की विस्कासिता। विलायक कौन होता है, जिसमें अपन विलय को घोलते हैं, या फिर सीधे शब्दों में बात करें जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलय। अभी मैं मान रहा हूं कि भाई विलायक लिया आपने, एक तो H2O लिया और एक ग्लिसरीन लिया है,
अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये किसी आयन को घोलेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को घोलेगा, यही है ना बात। अब अपन बात करें घुलेगा नहीं घुलेगा वो चर्चा नहीं कर रहे, अपन विस्कासिता की बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, विलायक की विस्कासिता का मतलब क्या है, विलायक के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है या कम है। यानी यहां H2O के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और यहां ग्लिसरीन के बीच अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स किसमें ज्यादा, जिसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा उसकी विस्कासिता ज्यादा, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा। और विस्कोसिटी को अपन क्या कहते हैं, जो बहने का विरोध करती है उसे अपन कहते हैं विस्कोसिटी। इसका मतलब बहेगा ही नहीं तो चलेगा नहीं, चलेगा नहीं तो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर पहुंचेगा नहीं, इसका मतलब कंडक्टिविटी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो विस्कासिता बढ़ती क्या होगी, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस घट जाती है। नेक्स्ट लेते हैं अपन विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता का मतलब अब शुरू करते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं अपन NaCl से। NaCl जब सॉलिड स्टेट में है, कंप्लीटली कंसंट्रेट है, पूरा का पूरा यही है, तो क्या है आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये फ्री नहीं होते, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का इसमें आयनों का चालन ही नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं दौड़ते हैं तो अपन कहेंगे कि ये क्या होगा, कंडक्टर नहीं है, अच्छा चालक नहीं है। अब अपन इसमें पानी मिला रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन जब भी अपन कर रहे हैं तो आयन क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के दूर हो रहे हैं, एक दूसरे से फ्री हो रहे हैं, यानी स्वतंत्र हो रहे हैं। और स्वतंत्र होते ही क्या होंगे, ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ज्यो ज्यो डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तनु कर रहे हैं तो क्या होगा, आयन क्या है, फ्री हो रहे हैं। पानी जैसे मिला रहे हैं, विलायक जैसे मिला रहे हैं, तो आयन फ्री होंगे। आयन फ्री होंगे तो वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ आसानी से गमन करेंगे। इसका मतलब ये रहा कि सांद्रता घटेगी, यानी तनु करेंगे तो क्या होगा, सांद्रता घटेगी। सांद्रता घटाने पर चालकत्व बढ़ता है, सांद्रता बढ़ाने पर चालकत्व घटता है। क्लियर होगी बात। और लास्ट अपना ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव मैंने बता दिया जब डिफरेंस पढ़ रहे थे। ताप बढ़ाने पे क्या होगा, ताप बढ़ाने पे जो विपरीत आवेशित आयन है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और वे क्या होंगे, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ तेजी से गमन करेंगे, फलस्वरूप इनका चालकत्व बढ़ जाता है। ये थे अपने कुछ एक प्रभाव। लीजिए आप पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लीजिए आगे लेते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी विद्युत अपघटनी सेल। देखिए विद्युत अपघटनी सेल को अपन ने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ा देता हूं आपको। एक ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा को अपन रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले पढ़ाया जा चुका है बेसिक में, शुरुआत में ये पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें चेंज होगी, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी तो एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है। एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ेगा, यानी बाहर से अपने को क्या लगाना पड़ेगा, विद्युत देनी है ना, विद्युत देनी एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या परिक्रम अपने आप हो रहा है, नहीं, अपने को करवाना पड़ रहा है। करवाना पड़ रहा है तो डेल्टा जी का मान क्या हो गया, पॉजिटिव, और परिक्रम कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ऐसा होता है। अपने को करवाना पड़ रहा है, अपने आप नहीं हो रहा। अब देखते हैं, इसको बहुत आसानी से समझने वाले हैं, अब आराम से देखिएगा। इसको यहां बना देता हूं मैं, और फिर लीजिए यहां बना देता हूं। ये कंटेनर लिया अपन ने। अब ध्यान दें, जिस कंटेनर में अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं, इस कंटेनर को अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टमीटर भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, वोल्टमीटर या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, कंटेनर का नाम है। इसके अंदर अपन ने क्या किया है, ये बना दिया मैंने एनोड, ठीक है, और इधर बना देता हूं मैं इसका कनेक्शन करेंगे अपन कैथोड से। देखिए अब यहां लगाया, बाहर मैंने लगाई बैटरी, ये लो, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो इसको अपन कह रहे हैं एनोड, हो गया ना, और ये हो गया कैथोड। बिल्कुल ध्यान से समझे, कोई समस्या वाली नहीं बात नहीं है। इसमें अपन ने लिया है इलेक्ट्रोलाइट,
और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अपन ने क्या लिया है HCl, 1 m सांद्रता का ले लिया, मान लो अपन ने HCl, ठीक है। HCl अपन ने सॉल्यूशन ले लिया, क्लियर है। अब HCl 1 m भी छोड़िए, अभी केवल अपन ये ले लेते हैं भाई प्योर HCl लिया अपन ने, ऐसा मान के चल रहे हैं अपन, क्योंकि जैसे ही अपन पानी वगैरह मिलाएंगे सांद्रता जब भी आनी शुरू हो जाएगी ना, तो कौन सी चीज कहां जमा होगी वो अपन फिर बाद में अलग अलग चेंज होने लग जाएगा। अभी मैंने क्या लिया HCl लिया, इतना मानिए आप। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर ये जल भरा हुआ, सॉरी HCl भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट है अपना ये। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दो प्रकार के आयंस हैं। अब क्या रहेगा, जैसे ही अपन इसमें विद्युत धारा फ्लो करवाएंगे, प्रवाहित कराएंगे, तो जो H पॉजिटिव है वो कहां मूव होगा, वो कैथोड पर मूव होगा। क्यों होगा, ध्यान दो, ये नेगेटिव है, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉनों का फ्लो यूं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का यूं फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इधर से खींच रहे हैं, इधर डेंसिटी बढ़ रही है, यानी ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, यही है ना, इधर से खींचे और इधर इकट्ठे हो गए, और यहां हो गया ये नेगेटिव चार्ज। इसीलिए इसको अपन यहां नेगेटिव चार्ज का टर्मिनल दिख रहा है ना अपने को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ी है, इधर घटी है, इधर से खींचे हैं, इधर बढ़े हैं। अब पॉजिटिव कहां, H पॉजिटिव कहां आकर के इकट्ठा होगा, कैथोड के ऊपर, और Cl नेगेटिव कहां आएगा, एनोड के ऊपर। तो यहां दो प्रकार की अभिक्रियाएं होने वाली हैं। अब उन दोनों अभिक्रियाओं को देख लेते हैं अपन। दोनों अभिक्रियाओं में सबसे पहले अपन लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे, पॉजिटिव टर्मिनल पर। अब पॉजिटिव टर्मिनल को अपन एनोड कह रहे हैं, मैंने पहले बताया है, एनोड कैथोड किससे बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं बताना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से बताना है। पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा है भाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन आ रहा है इस पर, Cl नेगेटिव आ रहा है। क्या करेगा Cl नेगेटिव, पॉजिटिव है ये, इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इलेक्ट्रॉन दे दिया और खुद किस में चेंज हो गए, हाफ Cl2। ये हाफ क्या है, ये तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही है, ये तो संतुलित किया अपन ने तो इसको, ठीक है। इसका दूसरा तरीका और था अपने पास में, जो अपन लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं भाई, संख्या में 2 कर दो, 2 Cl नेगेटिव, ये Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गई बात, ये हो गया इस पे। अब यहां देखो ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन, यहां ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहां 0, ऑक्सीकरण बढ़ा, क्या हुआ, ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे आप क्या कहते हो, एनोड। तो ये हो गया एनोड पर। अब नेक्स्ट लेते हैं, दूसरा है कैथोड। कैथोड को मैं कह दूं नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा है भाई, पॉजिटिव जा रहा है, H पॉजिटिव गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बन गया H, ठीक है। अकेला ना लेकर के अपन भाई आणुविक अवस्था में रहेगा ना, तो हाफ कर दिया, या फिर इसका दूसरा तरीका वही 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या रह गया H2, ठीक है। इसका मतलब ये रहा कि एनोड के ऊपर कौन सी गैस निकलेगी, Cl2, और कैथोड पर कौन सी गैस जमा होगी, H2, क्लियर है। जब मैंने केवल HCl लिया है, ध्यान रहे मैंने पानी वानी कुछ नहीं मिला इसमें, तो ये रही अपनी इस स्थिति की बात। अब अपन इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिख लेते हैं। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया कोई भी लीजिए, जैसे ये नीचे वाली ले लेते हैं अपन, ये वाला और ये वाले, तो बायां बाईं तरफ, दायां दाईं तरफ इलेक्ट्रॉन समान है, काट दो, क्या बचा इधर 2H पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, क्या बचा H2 Cl2। अब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब अट्रैक्शन फोर्स, HCl 2 H2 प्लस Cl2, ये कहां, ये कैथोड पर और ये एनोड पर। तो ये रहा अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये सेल कब तक काम करेगा, तब तक जब तक कि या तो बाहर से बैटरी खत्म नहीं हो जाए, जब तक विद्युत धारा बहेगी तब तक काम करेगा ये, या तो ये विद्युत धारा बाहरी जो एक्सटर्नल सोर्स है उसे अपन हटा ना ले या खत्म ना हो जाए, या फिर इसके अंदर लिया हुआ HCl पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए। यदि पूरा का पूरा HCl डिपोज हो गया, इधर Cl2 क्लोरीन गैस निकल गई, इधर हाइड्रोजन गैस निकल गई, कुछ बचा ही नहीं, तो कंडक्टेंस, तो यहां पर विद्युत का चालन भी नहीं होगा। तो दो परिस्थितियां रहने तक ये चलता रहेगा। ये अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यदि इसमें फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।